दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। आप उसे प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं भी कह सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और इससे आपको सहयोग होता है तो आप आर्थिक रूप से अगर मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे जो YouTube थैंक्स का ऑप्शन है वहां पर जाकर आप सबसे छोटी अमाउंट आपके प्यार के तौर पर आप मुझे भेज सकते हैं। बहरहाल विषय पर आइए। आप सभी को पता है कि प्रगतिवाद जो है वो छायावाद के अंतिम दौर से प्रारंभ होती है। कहने का तात्पर्य कि 1936 ईस्वी से प्रगतिवाद जो है वो प्रारंभ होती है और इसका समय सीमांकन जो है वो 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। 1943 ईस्वी के बाद में प्रयोगवाद जो है वो प्रारंभ होती है और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना के द्वारा आप याद रख सकते हैं कि 1943 ईस्वी को अज्ञेय द्वारा तार सप्तक जो है वो संपादित की गई थी। जब अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुई थी 1943 को, वहाँ से प्रयोगवाद का प्रारंभ होता है और प्रगतिवाद का वहाँ पर अंत होता है। तो आज हम लोग प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको प्रगतिवाद की विशेषताओं को बताऊंगा, साथ ही साथ आपको बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। प्रगति का सामान्य अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना या फिर सामूहिक रूप से क्रमिक उन्नति को प्रगति कहा जाता है। ठीक है, तो प्रगति मतलब उन्नति, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। प्रगतिवाद के जो कवि थे वे मार्क्सवाद विचारधारा और साम्यवाद से प्रभावित थे। अब यहाँ पर समझिए कि मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद क्या है। अब मार्क्सवाद विचारधारा को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं कि मार्क्सवाद जो है वो क्रांतिकारी समाजवाद पर विश्वास रखता है। मार्क्सवाद आर्थिक और सामाजिक समानता पर विश्वास रखता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्क्सवाद जो है वे सभी व्यक्तियों के लिए समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद पूंजीवाद का विरोध करता है। पूंजीवाद से तात्पर्य है कि ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें ये जो धनिक वर्ग है वो उत्पादन साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करते हैं, तो उनका विरोध करते हैं। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है। धर्म विरोधी से तात्पर्य कि डायरेक्टली धर्म का विरोध नहीं करता, परंतु धर्म के नाम पर जो लोगों पर अत्याचार की जाती है उसका विरोधी है। मार्क्सवाद साम्यवाद पर विश्वास रखता है, अर्थात समानता पर विश्वास रखता है। तो चलिए, आपको मैंने हल्का सा मार्क्सवाद विचारधारा को समझाने का प्रयास किया। तो आज हम लोग प्रगतिवाद की प्रमुख काव्यगत या फिर प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि प्रगतिवाद का सामान्य अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना या फिर सामूहिक रूप से क्रमिक विकास को प्रगतिवाद कही जाती है। अर्थात समाज या साहित्य में लगातार उन्नति के सिद्धांत को ही हम प्रगतिवाद कह सकते हैं। प्रगतिवाद का प्रारंभ जो है वो आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में छायावाद के अंतिम दौर 1936 से मानी जाती है और इसका समय सीमांकन 1943 ईस्वी तक बताई जाती है। हिंदी साहित्य जगत में मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण से निर्मित काव्य को प्रगतिवादी कविताएं कही जा सकती है। प्रगतिवादी कवि जो है वो रूढ़िबद्ध मूल्यों का त्याग करके शोषण और दमन के प्रति विरोध करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, स्वतंत्रता पर बल देते हैं आदि आदि।
प्रगतिवाद को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जो भावधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद को ही हम लोग उत्तर छायावाद, स्वच्छंदतावादी या फिर उपयोगितावादी भी कह सकते हैं। प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवि इस प्रकार है: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध आदि आदि। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत को तो मैंने आपको छायावाद के प्रमुख या फिर छायावाद के 4 स्तंभ कवि के रूप में पढ़ाया होगा। तो आप सभी को बता दूं कि वे लोग मुख्य रूप से छायावाद के ही कवि हैं, परंतु प्रगतिवाद में भी इनकी रचनाएं जो है वो देखी जा सकती है। जैसे ही छायावाद का अंत होता है और प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है, तो प्रगतिवाद की विशेषताएं जो है इनकी काव्य में प्रभावित होती है। मतलब कि इनके काव्य में आप प्रगतिवाद की प्रभाव को भी देख सकते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता युगांत, इस कविता से ही छायावाद का अंत होता है और प्रगतिवाद का प्रारंभ जो है वो होता है। इतना लिखने के बाद में आप लोग अंतिम लाइन लिखिए कि अब आगे प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। यहाँ प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताने से पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। उस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग मुझे कमेंट करके दीजिएगा। हिंदी साहित्य जगत में सर्वप्रथम प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आइए एक एक कर प्रगतिवाद के प्रमुख प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रगतिवाद की सबसे पहली और सबसे प्रमुख प्रवृत्ति जो होगी वो है शोषितों का करुण गान। प्रगतिवादी कवि जो थे वो मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित थे और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनकी कविताओं में शोषितों का करुण गान जो है वो आप देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य, ये जो किसान है, मजदूर है, उनके पीड़ाओं का चित्रण जो है इन कवियों ने अपने काव्य में किया है। जितने भी शोषित वर्ग थे, फिर वो चाहे मजदूर हो, किसान हो, निम्न वर्गीय हो या फिर नारी हो, उन सभी के करुणा को, उन सभी के दुखों को, कष्टों को प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है। ये जो विशेषता है ये प्रगतिवाद की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो इस पंक्तियों को आप उदाहरण सहित इस बिंदु पर लिख सकते हैं। वही मैं और एक उदाहरण दूंगा। अगर आपके पास समय का अभाव ना हो तो आप दोनों ही उदाहरण को लिख सकते हैं या फिर इनमें से किसी एक को भी लिख सकते हैं। ओ मजदूर, तू सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। तो इस बिंदु को भी, इस उदाहरण को भी आप लोग इस बिंदु पर लिख सकते हैं। प्रगतिवाद की अगली सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है शोषकों का विरोध। जी हाँ, जहाँ प्रगतिवादी कवियों ने शोषित वर्ग के पीड़ाओं को अपनी कविताओं में उभारा है, वही शोषकों पर उन्होंने करारा चोट भी किया है। प्रगतिवादी कवियों ने पूंजीवादी व्यवस्था पर विरोध किया है तथा शोषक वर्ग, फिर वो चाहे जमींदार हो, राजनेता हो, उद्योगपति मतलब कि कारखाने का मालिक हो या फिर पूंजीपति हो, इन सभी पर विद्रोह किया है, व्यंग किया है। तो इस बिंदु पर आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं कि वो ये समाज चीथड़े शोषण पर जिसकी नींव गड़ी। यही आप लोग और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि श्वानों को मिलता दूत वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते। तो इन पंक्तियों को भी आप इस बिंदु पर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने व्यंग देखा होगा।
श्वानों का मतलब होता है कुत्तों को कहा जाता है। कुत्तों को खाने के लिए वस्त्र और दूध मिलता है, परंतु वही मनुष्य का बालक का बच्चा, वो निम्न वर्गीय का बच्चा जो है वो भूखा प्यासा व्याकुल है। तो किस प्रकार से इन लोगों ने शोषक वर्ग पर व्यंग किया है, तो इसको आप इस पंक्तियों में देख सकते हैं। प्रगतिवाद कविता की अगली और तीसरी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद में आस्था। जी हाँ, प्रगतिवादी कवि या फिर प्रगतिवादी रचनाएं जो है वो मार्क्सवाद विचारधारा या फिर साम्यवाद से प्रभावित हैं। प्रगतिवाद में जितने भी कवि हैं उन पर आप मार्क्सवाद का प्रभाव जो है वो देख सकते हैं। दरअसल ये मार्क्सवाद जो विचारधारा है वो एक सुव्यवस्थित समाज को गठन करने की विचारधारा है। अतः हमारे भारत के जो कवि हैं, इन कवियों ने भी एक सुव्यवस्थित समाज को गठित करने के लिए इस विचारधारा को स्वीकारा और अपनी कविताओं में उन्होंने मार्क्सवाद का गुणगान भी किया है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि धन्य मार्क्सची तमाछन पृथ्वी के उदय शिखर पर। तमाछन का अर्थ होता है अंधकारमय। आगे देखिए कि तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्लयंकर। वहीं आप लोग और एक उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर दोनों में से एक लिख सकते हैं कि लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वहाँ राजा है पंचायत का वहाँ नहीं है बेकारी। ये पंक्तियाँ जो है वो नरेंद्र शर्मा की है और इससे पहले जो पंक्तियाँ लिखी वो सुमित्रा नंदन पंत की है। तो इन दोनों में से आप किसी एक को यहाँ पर कोटेट कर सकते हैं। प्रगतिवाद की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है नारी चित्रण। जी हाँ, जहाँ प्रगतिवादी कवियों ने शोषित वर्गों के पीड़ाओं को अपने काव्य में उभारा है, जहाँ उन्होंने किसान, मजदूर या फिर निम्न वर्गीय की वेदनाओं को अपने काव्य में उभारा है, वहीं उन्होंने नारी के दुखों को, नारी के कष्टों को, उनके वेदनाओं को भी अपने काव्य में उभारा है, उनका वर्णन भी अपने काव्य में किया है। वे मानते हैं शोषित वर्ग में नारी को भी वे गिनते हैं। दरअसल ये नारी जो है वो युगांतर से पुरुष सत्ता में पिसती चली आई है तथा अपने अधिकारों से वंचित रही है। तो नारियों को उनका अधिकार दिलाना भी प्रगतिवादी कवियों का मूल स्वर रहा है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं गृह सुख से निर्वासित कर दी हाय मानवी बनी सरपिड़ी। ये पंक्तियां जो है वो नरेंद्र शर्मा की पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों द्वारा नरेंद्र शर्मा कहना चाहते हैं कि दरअसल कुछ नारियां जो है वो आगे चलकर वेश्या बन जाती है, प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, उसके पीछे भी ये समाज, ये सोसाइटी का ही हाथ है, वही इसके पीछे के जिम्मेवार है। उन्हीं के कारण उनको आगे चलकर ये काम करना पड़ता है। कहने का मतलब कि इसका जिम्मेवार जो है वो समाज को ही ठहराते हैं। तो समाज पर व्यंग करते हुए ये पंक्ति वे लिखते हैं। यही आप लोग सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्तियों को एज ए उदाहरण लिख सकते हैं या फिर दोनों में से एक लिख सकते हैं। आप लिखिए कि योनि नहीं है रे नारी, वे भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वो रहे न नर पर अवसित। कहने का मतलब कि उन्हें फ्री करो, उन्हें स्वतंत्र करो और वो किसी नर पर या फिर किसी पुरुष पर आश्रित न रहे, उनके आश्रय में ना रहे। यहाँ नारियों की वेदनाओं को और अच्छी प्रकार से जानना है तो आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता वो तोड़ती पत्थर को भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है कि वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो बहुत ही दुखद, दिल को झकझोर के रख देने वाली कविता है। तो आप उस कविता के पंक्तियों को भी उठाकर यहाँ उदाहरण सहित लिख सकते हैं। प्रगतिवाद की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कवि जो थे वे समझौता पर विश्वास नहीं रखते थे, वे क्रांति पर विश्वास रखते थे। समय कौन सा था? देश आज़ाद नहीं हुआ था।
तो वो देश को आज़ाद भी कराना चाहते, केवल मात्र ब्रिटिश से आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, बल्कि हर वो सोच रखने वाले विशेष व्यक्ति से भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे जो देश को बांट रहा है। वो समन्वय की भावना जो है स्थापित करना चाहते हैं और देश में क्रांति लाना चाहते हैं। तो क्रांति का स्वर जो है उनकी कविताओं में मुख्य रूप से आप देख सकते हैं। इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि बदला सत्य अहिंसा बदली लाठी गोली डंडे हैं, कानूनों के सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के डंडे हैं। तो यहाँ देखा आपने किस तरह से नागार्जुन जी ने राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया है, उन पर प्रहार किया है। वहीं आप लोग और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो ये पंक्तियां जो है ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। तो वे कवियों से कह रहे हैं कि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, मतलब कि जनता जो है वो क्रांति करने पर उतर आए। प्रगतिवाद की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है मानवतावाद। मानवतावाद को अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म कहा जाता है। प्रगतिवादी कवि जो है वे मानवतावाद पर विश्वास रखते हैं। वे अपनी मातृभूमि के प्रति, देश के जनता के प्रति, आम आदमी के प्रति, शोषित वर्ग के प्रति, समाज के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति वे सहानुभूति की भावना जो है वे रखते हैं। एक सुव्यवस्थित समाज की कल्पना करते हैं कि ऐसी समाज हो, एक छोटे से छोटे और आम से आम, मजदूर से मजदूर व्यक्ति को भी उनका हक जो है वो मिले। देश की उन्नति तभी होगी जब देश के हर पीड़ित व्यक्ति अपने पीड़ा से मुक्त होंगे। वे धर्म, जाति, मजहब पर विश्वास नहीं रखते थे। वे धर्म, जाति, मजहब इन सब को देखकर देश में उन्नति नहीं लाना चाहते थे। वे सभी की भलाई चाहते थे। वे एक ही धर्म को मानते थे और वो धर्म थी मनुष्यता की धर्म। ईश्वर के नाम पर हो रहे शोषण पर भी वे व्यंग करते हुए लिखते हैं कि जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरसाता है जीवन में रोग, शोक, दुख, दैन्य अपार, उसे सुनाने चले पुकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से कि ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोग लोगों पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका विरोध जो है वो कर रहे हैं। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है यथार्थ का चित्रण। जी हाँ, प्रगतिवादी कवियों ने अपने कविताओं में समाज के यथार्थ का चित्रण किया है, और न केवल समाज के यथार्थ का, अपितु निम्न वर्गीयों के पीड़ा का यथार्थ उन्होंने दिखाया है। नारी के जीवन में जो वेदना थी, उस वेदना का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। शोषित वर्गों का यथार्थ चित्रण किया है। वहीं शोषकों वर्ग का किस तरह से वो शोषण करते हैं उसका यथार्थ चित्रण किया है। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का भी यथार्थ चित्रण इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। तो इस बिंदु पर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि सड़े घूर की गोबर की बदबू से दबकर महक जिंदगी की गुलाब की भर जाती है। यही आप लोग और एक उदाहरण लिख सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल के उदाहरण को लिख सकते हैं कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। ये पंक्तियाँ जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की है। आप दोनों में से किसी एक को लिखकर चल सकते हैं, या फिर अगर याद हो जाती है तो दोनों को ही लिख देंगे तो क्या बात। प्रगतिवाद की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है व्यंग की प्रधानता। जी हाँ, प्रगतिवादी कविताओं में आप व्यंग की प्रधानता देख सकते हैं। प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक हो या फिर साहित्यिक हो, सभी क्षेत्र पर हो रहे अव्यवस्था पर उन्होंने व्यंग किया है। दरअसल वो समाज में उन्नति लाना चाहते हैं, समाज में प्रगति लाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। और समाज में बदलाव लाने के लिए समाज को बदलना पड़ेगा, और समाज को बदलने के लिए उस समाज में बसे लोगों को बदलना पड़ेगा, वो समाज के ठेकेदारों को भी बदलना पड़ेगा। अब समाज के ठेकेदार को बदलने के लिए उन पर इन कवियों ने व्यंग किया है, ताकि इस व्यंग को देखकर उनकी आंखें खुल जाए, वे सही राह पर आ जाए। इसलिए उन्होंने जो भी अव्यवस्था हो रही थी उस पर इन कवियों ने व्यंग किया है।
तो यहाँ पर आप एक बहुत ही सुंदर सी पंक्तियों को लिख सकते हैं कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। यहाँ पर वो गुलाब फूल पर व्यंग कर रहे हैं। गुलाब फूल कौन है? वो पूंजीपति है, वो शासक वर्ग है, वो शोषण वर्ग है, जो गरीबों का, मजदूरों का, निम्न वर्गीयों का खून चूस कर उस मुकाम पर पहुँचे हैं और इतरा रहे हैं, तो उन पर व्यंग किया है। अब हम लोग अंतिम बिंदु लिखेंगे जिस पर हम लोग कला पक्ष पर चर्चा करेंगे। बिंदु का आप टाइटल शीर्षक दीजिए भाषा शैली। दरअसल प्रगतिवादी कविताएं जो थी वो जनजीवन की कविताएं थी, तो अतः इन कवियों ने बहुत ही सरल और स्वाभाविक भाषाओं का प्रयोग अपने कविताओं में किया है। इस युग के लेखकों ने जनता या फिर पब्लिक के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक नवीन शैली का प्रयोग किया है। पुराने प्रतीकों का परित्याग कर नए सूक्ष्म एवं नवीन प्रतीकों उपमानों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। इन कवियों ने छंदों की बात करें तो मुक्तक छंद का प्रयोग जो है अपने कविताओं में किया है। यहाँ पर आप छंद वाले बात के लिए आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि खुल गए छंद के बंद। अलंकारों की बात करें तो ये कविताओं में अलंकार को मान्य नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि अलंकार का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते हैं कि अलंकार का प्रयोग करके ही कविताएं जो है वो लिखी जानी चाहिए। तो इस बात की स्पष्टीकरण के लिए आप यहाँ पर भी एक उदाहरण लिख सकते हैं कि वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार, मतलब कि मेरी वाणियों को सुनना है या फिर तुम्हें अलंकारों को देखना है। अब इतना लिखने के बाद अंतिम में आप लोग निष्कर्ष लिखिए। वैसे निष्कर्ष में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि प्रगतिवाद कविताओं की विशेषताओं की बात करें तो ढेरों विशेषताएं हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल यहाँ पर 9-10 बिंदुओं पर ही चर्चा की। तो हम लोग निष्कर्ष पर कुछ बिंदुओं का जिक्र कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मार्क्स को ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए आपने केवल उन विशेषताओं की चर्चा की जो प्रमुख थी, लेकिन आपने उन विशेषताओं को भी नहीं छोड़ा जिसका जिक्र करना अनिवार्य था। तो उसको आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखिए कि उपरोक्त चर्चित प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त प्रगतिवाद की कुछ अन्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है, जैसे रूढ़िवाद का विरोध, प्राकृतिक चित्रण, वेदना और निराश। जी हाँ, उनकी कविताओं में वेदना की झलक भी देखी जा सकती है, निराशा की झलक भी देखी जा सकती है। वहीं पर कुछ कविताओं में आप प्रेम वर्णन भी देख सकते हैं, सामाजिक चेतना देख सकते हैं और उपयोगितावाद देख सकते हैं। उपयोगितावाद तो प्रगतिवाद को भी कहा जाता है। अनास्था आदि आदि ये कुछ अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जिस तरह से मैंने आपको प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बताई ये आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूं आपको समझ में आई ही होगी। तो आपसे अंतिम में यही गुजारिश करता हूं कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अगली बार मैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। इसी तरह से आपके दोस्तों को, आपके परिजनों को भी ये वीडियो अगर उनको आवश्यकता है तो उनको भी शेयर करते रहिएगा। और आप अंतिम में फिर एक गुजारिश कि आप मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए उपयोगी है, सहयोगी है, तो आप मुझे प्यार के तौर पर YouTube थैंक्स के जरिए एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी किसी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।